हाय दोस्तों, मैं कन्हैयालाल कोठारी पारस एजुकेशन सेंटर जोमनेर की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एग्रीकल्चर की कृषि प्रयोजक व जेट के लिए ऑनलाइन क्लासेज। आज हम सबसे पहले एग्रोनॉमी पे चर्चा करेंगे। एग्रोनॉमी में क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो 36 फसलें हैं एग्रोनॉमी में। जब फसलें पढ़ते हैं तो सबसे पहले जैसे हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ ली, खाद्यान्न के बाद में दलहन पढ़ ली, दलहन के बाद में जैसे तिलहन में जाते हैं और तिल पढ़ते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं कि उड़द में क्या था, क्योंकि आपने कितने भी बार रिवीजन किया होगा लेकिन फसलें इतनी आसानी से याद नहीं होती और ना ही आप उन्हें रट सकते हो। तो इसका एक तरीका निकाला है मैंने, ताकि अपन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्रोनॉमी की फसलों को कवर कर सकें। उसके लिए क्या कि इनमें बहुत चीज़ें कॉमन होती हैं। देखो, सभी की बुआई भी होती है, सभी में फर्टिलाइज़र भी देते हैं अपन, सभी में रोग भी लगते हैं, कीट भी लगते हैं। तो इनको क्या करते हैं अपन, सबको अलग अलग पढ़ेंगे। अलग अलग पढ़ेंगे तो इसके हिसाब से अपन को याद हो जाएगी ये सारी चीज़ें, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके पर्सन गलत नहीं होंगे। तो मैं आज थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन मैं सारी फसलें एक साथ लेके चलूँगा जो मेजर फसलें हैं अपनी, ताकि आपको सारी फसलों को कॉम्प्रोमाइज़ एक साथ कर सको और तुम्हें याद हो जाए। देखो, मेनली फसलों में होता क्या है मैं बताऊं आपको। देखो, सब में वानस्पतिक नाम है, सबका कुल है, उत्पत्ति स्थान है, सबकी जलवायु है, पीएच मान है, सबके लिए मृदा है, खाद एवं उर्वरक है, खाद एवं उर्वरक है। इसके बाद में कीट है, कीटों का नियंत्रण है, फिर रोग है, रोगों का नियंत्रण है, फिर खरपतवार है, खरपतवारों का नियंत्रण है। उसके बाद में अगर बात करें तो इनमें प्रोटीन होता है, इनमें तेल होता है, उनकी बीज दर, उपज, इनकी विशेष क्रियाएं होती है फसलों की। बहुत सारी फसलों की विशेष क्रियाएं होती है और फसलों में कई बार काफ़ी फसलों में हानिकारक तत्व भी होते हैं। तो इनके हानिकारक या जो तत्व हैं ये मेनली सभी फसलों में होता है, सभी में कॉमन होता है। अगर जब हम इनको एक साथ पढ़ेंगे तो ही याद होगा। इसके बाद में बच जाता है कुछ स्पेशल चीज़ें और किस्में। तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, आपको एक टेबल है जो मैंने बनाई है, 8 पेज है उसमें, वो 8 पेज में आपको दे दूंगा, ताकि इनको तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा ताकि आप यहाँ पढ़ लोगे। इनके अलावा जो भी नॉर्मल चीज़ें जिन फसलों में 36 फसलें हैं उनकी जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं वो मैं आपको एक टेबल में मैंने अरेंज किया है उनको सबको, ताकि ये फसलें हर बच्चे को आसानी से याद हो सके। तो वो नोट्स में दे दूंगा, ताकि इनके अलावा वो बचेंगे वो सारा मैटर उसमें आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद किसी भी बच्चे का फसलों में से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा मैं इसमें कवर करूँ। तो इनके बारे में अपन आज सारी फसलों को लेके एक साथ लेके चलेंगे, जिसमें सारी फसलें एक साथ अपन पढ़ सकें और अपन को पूरी फसलें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। अब हम सबसे पहले अपन इन फसलों के जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैं एक बात बताऊंगा तुम्हें कि होता क्या है, कई बार कोई ज़िंदगी में जब भी किसी कंपटीशन की एग्ज़ाम की आप तैयारी करो ना, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या होता है, लगभग 80% हिस्सेदारी इस चीज़ की होती है कि कौन सी चीज़ अपन को नहीं पढ़नी है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं 10-15 घंटे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 4-5 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी 4-5 घंटे वालों का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन 10-15 घंटे वालों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि जो बच्चे जब पढ़ते हैं ना उनको ये पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ पे ज़्यादा उनको फोकस करना है। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो पहले अपन उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जो हार्ड होते हैं वहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं ना, वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरा टारगेट यही रहेगा कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है उन पे आपको ध्यान देना है। और हमेशा बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कब पढ़े, कैसे पढ़े, कितने घंटे पढ़े। इसकी एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जो भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है ना, बस वो इतना ही पढ़े कि जो चीज़ उसने पढ़ी ना वो
कितनी देर में खुद बिना देखे लिख दे, चाहे वो आधे घंटे में लिखे, चाहे वो 20 मिनट में लिखे, चाहे वो 5 घंटे में। जो चीज़ पढ़ी ना आपने, अगर वो बिना देखे आपने रफ कॉपी में लिख दिया ना, तो इससे बेहतर पढ़ाई कोई नहीं है। बस वही आपका टाइम है और वैसी ही तैयारी आपको करनी है, और ऐसी तैयारी करोगे तो शायद आप किसी कंपटीशन में फेल नहीं होंगे। तो तैयारी ऐसे ही करना कि जो चीज़ पढ़ी ना सारे दिन में, उसमें से बस लास्ट में यही करना, जितना आपने पढ़ा वो बिना देखे एक बार लिख देना। वही टाइम है, वही पढ़ाई है, और वही बेस्ट तरीका है एक कंपटीशन फाइट करने का। तो अब चलते हैं फसलों की पर। सबसे पहले जलवायु बताएंगे। जलवायु देखो, अपने फसलों में 3 ऋतु होती है। सबसे पहले रबी सीजन आता है, फिर जायद आता है और खरीफ आता है। और 4 प्रकार की जलवायु है इसमें। रबी में एक तो ठंडी जलवायु होगी और एक होगी शीतोष्ण जलवायु। जायद और खरीफ में बात करूं तो एक तो गर्म जलवायु होगी, जिसे गर्म व शुष्क बोल सकते हैं, और एक जलवायु होती है इसमें उष्ण व नम जलवायु। उष्ण व नम जलवायु। देखो, जब भी कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़, 2 चीज़ों में आप कंपेयर करते हो ना, तो उसमें हमेशा कंपटीशन में आप एक याद कर लेना, बाकी बच गई जो दूसरी हो जाएगी। तो मैं जैसे ये 2 है तो मैं एक आपको याद करवा दूं, तो जो भी फसलें बच गई वो दूसरे में आ जाएगी। जैसे शीतोष्ण है, रबी की जितनी फसलें हैं उसमें 2 ही प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, एक तो ठंडी और एक शीतोष्ण। जैसे शीतोष्ण है तो शीतोष्ण में रबी की फसलों में गेहूँ और जौ आता है, गेहूँ और जौ। और बाकी जितने भी रबी की फसलें हैं उनमें बाकी सभी में क्या आएगी, ठंडी जलवायु। जैसे कि चना है, चना की जलवायु कैसी होगी, ठंडी। सरसों की जलवायु कैसी है, ठंडी। जितने भी रबी की फसलें हैं गेहूं और जौ को छोड़ के, इनमें तो होगी शीतोष्ण जलवायु, और बाकी जितनी फसलें बची उनमें सभी में कौन सी होगी, ठंडी जलवायु। ऐसे ही अगर अपन जायद और खरीफ की फसलों की बात करें ना, तो उष्ण व नम जलवायु एक तो धान की होती है और एक उड़द की होती है। इनके लिए उष्ण व नम जलवायु बेस्ट होती है। और बाकी सभी में, बाकी जितनी भी रबी और जायद और खरीफ की फसलें हैं उनमें सभी में कौन सी जलवायु होगी, गर्म जलवायु होगी। बाकी सभी में गर्म जलवायु होगी। चाहे कोई सी भी फसल आपको पूछे, तो अगर जलवायु में से आपका प्रश्न आए तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि वह शीतोष्ण गेहूँ और जौ में होती है रबी में, बाकी सभी में ये होगी। और जायद और खरीफ में उष्ण व नम 2 फसलों में होती है, धान और उड़द, बाकी सभी में ये होगी। अब आपको किसी भी फसल के बारे में पूछे, जैसे कि आपको पूछे तिल की जलवायु कौन सी है, तो तिल का सीजन कौन सा है, तिल का सीजन है जैसे खरीफ है तो उसकी कौन सी हो जाएगी, गर्म जलवायु हो जाएगी। बाजरा है, बाजरे का कौन सा है, गर्म जलवायु हो जाएगी। ज्वार है, जो भी है जिस सीजन के हिसाब से आप इनको सारी फसलों की जलवायु आप याद कर सकते हो। जलवायु के बाद में हम बात करें पीएच मान। सभी फसलों का पीएच मान क्या हुआ है, कैसे याद करें, तो पीएच मान में क्या हुआ है, देखो मैं बताऊं। पीएच मान कोई भी है ना, तो कोई भी फसल ज़्यादा अम्लीय मृदा में होती है, ना ही क्षारीय और लवणीय में होती। ज़्यादातर फसलें आपको पता है उदासीन पीएच मान पे होती है, और उदासीन पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 के बीच में, 6.5 से 7.5 के लिए। तो लगभग सभी फसलों में ये चाहिए, लेकिन इनके अलावा कुछ अलग फसलें हैं जो इस पीएच मान के अलावा भी वो ग्रो कर सकती है। तो वो फसलें कौन कौन सी है, जैसे मैं सबसे पहले बात करूं धान, आलू और चाय। धान, आलू और चाय, इनको थोड़ी सी अम्लीय मृदा की जरूरत होती है, इनमें अम्लीय पीएच होना चाहिए। तो ये 4 से 6 पीएच के बीच में ग्रो करते हैं, 4 से 6 पीएच के बीच में ग्रो करते हैं। उसके बाद में कपास, जैसे जो लवण सहनशील फसलें हैं, जैसे जौ, चुकंदर, आंवला, बेर, खजूर, ये 8.5 पीएच मान तक भी ग्रो कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है 8.5 पीएच मान पे कौन सी फसल उगती है, तो वहाँ ऑप्शन आ जाए धान, गेहूँ, चना और कपास। तो वहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, कपास वाला सही होगा। इसके बाद में इनमें ये पीएच चाहिए, इनमें ये अम्लीय पीएच चाहिए। बाकी सभी में जितनी भी फसलें बच गई उनको कौन सा पीएच चाहिए, बाकी सभी फसलों को कौन सा पीएच चाहिए, ये 6.5 से 7.5 के बीच में। बाकी जितने भी फसलें हैं उनको ये उदासीन पीएच है, ये पीएच मान चाहिए। और इसी प्रकार आप जितनी फसलें हैं सभी फसलों को एक साथ आप पीएच मान याद कर सकते हो। जैसे आपने जलवायु सभी की आपको पता चली, अब आपको पीएच मान पता चला। अब मृदा की बात करते हैं भाई, सभी को किस किस मृदा की आवश्यकता होती है फसलों में। तो मृदा
देखो वैसे सबसे ज़्यादातर कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है वो है बलुई दोमट। जैसे कृषि के लिए अगर मैं बात करूं, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, वो है बलुई दोमट। बलुई दोमट, अगर बलुई दोमट नहीं आए और फिर आता है तो इनके बाद में कौन सी होगी, दोमट। अब कुछ फसलों में अलग प्रकार की मृदा चाहिए होती है, उनको मैं बता देता हूं, जितनी भी फिर बची उनके लिए ये मृदा उपयुक्त रहेगी। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं धान की। धान में कले मृदा चाहिए, जिसे अपन मृत्तिका भी बोल सकते हैं और चिकनी भी बोल सकते हैं। चिकनी मृदा की धान को जरूरत होती है। धान सबसे उपयुक्त कौन सी मृदा रहती है, चिकनी मृदा रहती है। और उसके बाद में मैं बात करूं कपास और सोयाबीन की। कपास और सोयाबीन में काली मृदा, काली मृदा या आ सकती है मध्यम काली मृदा, मध्यम काली मृदा उपयुक्त रहती है। और एक चने में ढेले युक्त मृदा, चने के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, ढेले युक्त मृदा। तो और बाकी सभी जितनी भी फसलें बच गई है ना, उनमें कौन सी आएगी, बलुई दोमट। बाकी सभी फसलों में कौन सी मृदा उपयुक्त रहेगी, बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहेगी। इन 3-4 को छोड़, इन 4 को याद कर लेना, बाकी सभी को अगर मृदा है तो वो कौन सी होगी, उनमें बलुई दोमट मृदा होगी। तो इस प्रकार आपने जलवायु हुई, पीएच मान हुआ और ये अपनी मृदा हुई। इसके बाद में मैं बात करूं उत्पत्ति स्थान लेते हैं। उत्पत्ति स्थान सभी फसलों का कैसे एक साथ पढ़ेंगे तो क्या है, आप जब भी अलग अलग पढ़ते हो तो भूल जाते हो, इनको एक जगह पढ़ोगे तो आप लंबे समय तक इनको याद रख पाओगे। तो अब उत्पत्ति स्थान सभी फसलों का, मेजर जो फसलें हैं अपने लिए, उन पे कैसे उत्पत्ति स्थान हम याद करें। देखो सबसे पहले मैं गेहूँ लेता हूँ। गेहूँ को वीट है, वीट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो साउथ वेस्ट एशिया। तो वीट से इसमें तो वेस्ट आएगा, लेकिन धान में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, धान में साउथ ईस्ट आ जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया। तो ध्यान रखना, वीट से वेस्ट आएगा, वीट में क्या आएगा, वेस्ट आएगा, बाकी धान में ईस्ट आएगा। जो गेहूं में होगा वो की वही जलवायु चने की है, सॉरी जो उत्पत्ति किसकी है, चने की है। जो गेहूं का उत्पत्ति स्थान है वही किसका है, चने का, साउथ वेस्ट एशिया। लेकिन अगर साउथ वेस्ट एशिया नहीं आए तो वहां आएगा गेहूं में टर्की आएगा। गेहूं में क्या आएगा, आ सकता है, टर्की आ सकता है, लेकिन चने में साउथ वेस्ट एशिया ही आएगा। चने का उत्पत्ति स्थान पूछा हुआ है सुपरवाइजर में। धान में हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया। अगर ये नहीं आएगा तो उसमें आएगा भारत बर्मा, भारत व बर्मा। धान में क्या आएगा, अगर साउथ ईस्ट एशिया नहीं आएगा तो भारत बर्मा आएगा। फिर बात करें अपन, जैसे खाद्यान्न फसलों में गेहूं हो गया, धान हो गया, जो का उत्पत्ति स्थान होता है इथोपिया, इथोपिया। इसके बाद में बात करूं जैसे मक्का, तंबाकू, सूरजमुखी, मक्का, तंबाकू और सूरजमुखी, इनका मैच से याद रखना मेक्सिको। कहाँ है, मेक्सिको, जिसे अपन मध्यम अमेरिका भी बोल सकते हैं। इसके बाद में मक्का हो गया, फिर आता है ज्वार बाजरा, तिल, चौला और अरहर। इनका उत्पत्ति स्थान होता है अफ्रीका। इन सभी का उत्पत्ति स्थान होगा अफ्रीका होगा। कहाँ होगा, अफ्रीका होगा। फिर अगर अपन तिलहनी फसलों की कुछ बात करते हैं, जैसे सोयाबीन हुआ, सरसों हुआ, सोयाबीन और सरसों का उत्पत्ति स्थान है चाइना, चीन। मूंगफली का होता है ब्राजील। फिर जैसे गन्ना का उत्पत्ति स्थान है न्यू गिनी, या फिर आएगा भारत। न्यू गिनी नहीं होगा तो क्या होगा, भारत इसका उत्पत्ति स्थान होगा। इनके अलावा जैसे बच गए ना, जो भी जैसे दालें बच गई, कपास बच गई, उनका सभी का, बाकी सभी फसलों का कौन सा है, वो होगा भारत। बाकी सभी का आपको पूछे तो वो क्या होगा, भारत। तो इनका अपन इस प्रकार सभी फसलों का एक साथ उत्पत्ति स्थान याद कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में। और बाकी ये ज़्यादातर इनमें देखो अफ्रीका 4-5 फसलों का है, 3 का मेक्सिको है। और मेक्सिको के साथ साथ आलू और टमाटर भी पूछे ना, आलू और टमाटर।
तो इसमें तो मध्यम अमेरिका था, इसका आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका नहीं आए तो इसमें आ जाएगा पेरू। आलू और टमाटर का क्या आ जाएगा, पेरू आ जाएगा। ये सभी फसलों का उत्पत्ति स्थान जो अपने प्रमुख फसलें हैं। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है खाद एवं उर्वरक। सभी फसलों का अपन एक साथ कैसे खाद एवं उर्वरक याद करें, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल में आप आसानी से, मैं तो जितना तुम्हें पढ़ाऊँ ना उसको बस एक बार बिना देखे लिख देना, एक बार बिना देखे लिख देना। अगर एक बार लिख दिया ना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप काफ़ी टाइम तक नहीं भूल पाओगे, 2 महीने नहीं 2 साल तक भी नहीं भूल पाओगे। आपका एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, लेकिन एक बार इतना पढ़ लेना, चाहे आप 5 मिनट में लिख सको या आप 5 घंटे आपको लगे या चाहे 10 घंटे लगे, जितना पढ़ाओ ना उसे बिना देखे लिख देना। सबसे बड़ी सबसे अच्छी पढ़ाई यही है और यही टाइम है। जितना आप में दिमाग है, किसी में दिमाग है वो आधे घंटे में भी लिख देगा, और किसी का थोड़ा सा केचप कम है, हो सकता है उसको 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे भी लग जाए, पर जितना भी लगे ना, जितना पढ़ाओ ना उसे बस एक बार बिना देखे लिख देना, आप कभी भूलोगे नहीं इसे। तो खाद एवं उर्वरक, देखो अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर जैसे फसलों की बात आएगी तो एक बात याद रखना, आप राजस्थान में हो और राजस्थान में जो फसलें प्रमुख फसलें हैं उन्हीं में से वो क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे। तो अपन कोशिश करेंगे जो अपने राजस्थान में कौन सा खाद डालते हैं, तो राजस्थान में एक ही खाद डालते हैं अपन, FIM। तो खाद एवं उर्वरक, और उर्वरक भी अपन ज़्यादा प्रयोग नहीं करते, अपन मोस्टली NPK ही प्रयोग करते हैं, या नाइट्रोजन वाले, फास्फोरस वाले और पोटास वाले। तो इन्हीं के बारे में पूछेंगे और क्वेश्चन भी इन्हीं में से पूछते हैं। तो देखो खाद एवं उर्वरक में सबसे पहले FIM, फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे गोबर की खाद बोलते हैं अपन, उसके बाद में फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस और फिर पोटास। तो कितना सा किस फसल को, इनकी मात्रा पूछेगा तुम्हें, किस फसल को कितना चाहिए। और पिछली बार इसमें से क्वेश्चन आया भी था 2018 वाली जो भर्ती थी सुपरवाइजर की, जिसमें पूछा था राजमा का कि राजमा में नाइट्रोजन कितना प्रयोग करते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो मैं सभी फसलों का, जितनी भी अपने फसलें हैं उनका आपको एक साथ बताऊंगा। एक चीज़, जैसे अपन उत्पत्ति स्थान है, इसमें मसाले भी ले लेते हैं। जैसे उत्पत्ति स्थान मसालों की बात करूं तो मसालों का सभी का देखो 4 मसाले अपने बीजी मसाले राजस्थान में 4 होते हैं, मेथी, जीरा, धनिया और सौंफ। तो इनमें से एक मेथी को छोड़ देना, मेथी का उत्पत्ति स्थान यूरोप है और बाकी सभी का जितने भी वो जीरा, धनिया, सौंफ बचे उनका उत्पत्ति स्थान है मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ये रह गया था उत्पत्ति स्थान में। तो ये उत्पत्ति स्थान मसालों की, इनमें भी अपन बात करेंगे, मसाले सब ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं देखो दलहन, जितने भी दलहन है, दलहन, फिर आती है अदलहन, दलहन, मतलब जो दलहन नहीं है वो इसमें आ जाएगी। जैसे कि दलहन में आप तिलहन, मसाले, ये सारे इसमें आ जाएंगे। फिर आता है गेहूँ, फिर आता है धान, धान के साथ अपन राजमा को भी ले लेंगे, राजमा। फिर आता है गन्ना और सब्जियां, जितनी भी जो सब्जियां हैं वो, इनमें किस किस में कितनी तक मात्रा इनकी चाहिए। तो सबसे पहले FIM की बात करेंगे अपन। FIM यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। देखो कितने अक्षर है, 1 2 3 4 अक्षर है, मैंने 4 लिख दिए हैं। 4 से, और सब में 2 बढ़ाने हैं आपको। कितने बढ़ाने? 2 बढ़ाने। तो 4 में 2 बढ़ाए तो कितने हुए? 6। फिर मैंने 6 में 2 बढ़ाए तो कितने हुए? 8। फिर मैंने 8 में 2 बढ़ाए तो कितने हुए? 10। फिर 10 में 2 बढ़ाए तो कितने हुए? 12। और फिर मैंने 12 में बढ़ाए तो 12 में आप 2 3 बढ़ा देना, तो 14 15 कर देना, 15 करना है ना। तो देखो जब भी अपना FIM देते हैं, टन में देते हैं, तो इनके आगे टन लगा दो। तो जितनी भी फसलें, अब आपको पूछ ले कि आपको धान में कितना FIM देना चाहिए, तो FIM कितना देते हैं? मैं 10 से 12 टन। गेहूं में कितने देते हैं? 8 से 10 टन। दलहनी जितनी भी बच गई, बाकी सभी इसी में आ गई, ध्यान रखना। इसमें मैं ये लिख देता हूँ बाकी सभी। मैं जब भी पढ़ाऊँगा ये बाकी सभी बहुत जगह लिखूँगा, क्योंकि इसी से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने सबको एक जगह किया है ताकि आपको याद करने में बड़ी आसानी हो। तो बाकी सभी इनके अलावा जो बच गई, स्पेशल ये है, मैं कह सकता हूँ कि इनको ये मानो कि थोड़ा सा हटके हैं, थोड़ा सा अलग है, और इनमें सब में सेम है।
अब देखो नाइट्रोजन की बात आ गई। अब नाइट्रोजन में क्या होता है, थोड़ा सा एक जगह आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वो दलहन में रखना पड़ेगा, क्योंकि दलहन में नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है। जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है, इसलिए नाइट्रोजन अपन कम अप्लाई करते हैं इसमें। तो इसमें केवल नाइट्रोजन का ध्यान रखेंगे, बाकी सभी जो इसमें होगा इनमें होगा वही का वही इसमें होगा। क्योंकि देखो अब कुछ नहीं करना, आप यहाँ से स्टार्ट करो, 6 कुछ नहीं 60 बना दो और 80 बना दो। नाइट्रोजन कितना चाहिए इनको, 60 से 80 किलो, ये किस में आएगा, किलो में। फिर 2 कम कर दो, 40 से 60, और फिर कितना होया, 2 कम करोगे 20 से 40, तो इसको 30 रखना। आप कितना रखना, 30। तो इसमें भी पोटास कितना, 30, और फास्फोरस भी कितना, 40 से 60। लेकिन ये चेंज हो जाएगा क्योंकि दलहनी में नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा राइजोबियम की वजह से, तो इसमें ये नहीं आके इसमें आएगा 10 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर मोस्ट। इसको याद कर लेना। और बहुत बार क्वेश्चन इसका पूछा गया है, आपको पूछ ले बाजरे में कितना आप पोटाश डालोगे, तो कितना डालोगे आप, 30 किलो। लेकिन यहाँ एक चीज़ और आपको याद रखनी, मसालों में हम पोटाश बहुत कम प्रयोग करते हैं। और सौंफ याद रखना, से साफ मतलब बिल्कुल भी नहीं डालते। सौंफ में अगर पोटाश की बात आ जाए तो 0 किलो डालते हैं, बिल्कुल भी पोटाश नहीं डालते, क्योंकि पोटाश से सूप की ये जो सौंफ है इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। बाकी मसालों में भी अपन पोटाश नहीं डालते, लेकिन कभी कभी धनिया और जीरा में थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन सौंफ में तो बिल्कुल भी अपन नहीं डालते। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि सौंफ में कितना पोटाश डालोगे तो कितना डालोगे, 0। और सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका 2 ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो यहाँ नाइट्रोजन, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन हम कम प्रयोग करते हैं, और ये पोटाश है जो मसालों में अपन प्रयोग नहीं करते। बाकी सभी में कितना करेंगे, 30 किलो। अब आगे कुछ नहीं, इनमें भी 2-2, जैसे 8 है तो 8 के 80 बना दो, 0 लगाते जाओ, 100। नाइट्रोजन कितना चाहिए गेहूँ में, 80 से 100 किलो, फिर 2 कम कर दो, 60 से 80 किलो, फिर 2 कम कर दो, 40 से 60 किलो। ये पूरे गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश हो गया। फिर कुछ नहीं, यहाँ इसमें 100 से 120 किलो। अब यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया था, देखो एक राजमा जो फसल है ये भी दलहनी फसल है, लेकिन ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती, बाकी ये दलहन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन हमेशा ज़्यादा डलेगा। और पिछली बार क्वेश्चन आया था जिसमें 110 ऑप्शन था। अब आप देख लो 100 से 120 किलो हो तो कौन सा ऑप्शन होगा, उसमें 110 था, 90 था, 80 था, तो उसका ऑप्शन कौन सा होगा, 110 किलो वाला। तो राजमा में कितना नाइट्रोजन डालते हैं अपन, राजमा और धान में 100 से 120 किलो। फिर इसके बाद आते हैं तो कोई ना 20 कम कर दो, 80 से 100 किलो फास्फोरस हो जाएगा, और पोटाश कितना हो जाएगा, 60 से 80 किलो। और इसमें ये 120 से 150 किलो, फिर भी कम कर दो 100 से 120 किलो, और 80 से 100 किलो, ये हो जाएगा। लेकिन एक बार क्वेश्चन चेंज हो सकता है, चेंज कैसे भी, किसी भी फसल में अगर आपको, जैसे नॉर्मली मैं आगे जब आपको उपज बताऊंगा, जब आपको उपज है, जैसे नॉर्मली किसी की उपज होती है वो बढ़ा दे, जैसे गेहूं की उपज में मानूं तो गेहूं की उपज होती है 40 से 50 क्विंटल। अगर इसकी जगह वो कहे कि भाई गेहूं में अगर 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 60 क्विंटल या 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अगर उपज हो रही है, तो उसमें नाइट्रोजन कितना दोगे। अगर उसने उपज बढ़ा दी तो जाहिर सी बात है, उसने जैसे उपज बढ़ाई तो इनकी मात्रा भी बढ़ जाएगी, तो इनकी मात्रा बढ़ते ही 2 बढ़ा देना आप। जैसे आप ऐसे नॉर्मली कितना डाल रहे हो, गेहूं में डाल रहे हो 80 से 100 किलो, तो 20 बढ़ा तो वहाँ कितना हो जाएगा, 100 से 120 किलो डालोगे, कितना डालोगे, 100 से 120 किलो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी फसल में अगर वो उपज बढ़ा देता है तो आपको वही 2 पॉइंट आगे बढ़ा देने हैं किसी भी उर्वरक में। तो इस प्रकार इससे बाहर कोई प्रश्न वो बढ़ाएगा नहीं। तो किसी भी फसल में खाद एवं उर्वरक का अगर आपको में प्रश्न आए तो इसको याद रखना आप। और एक बार वही बात कि बिना देखे लिख देना, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, इतना हार्ड भी नहीं। तो ये सभी फसलों का खाद एवं उर्वरक हो गया। इसके बाद में देखो सभी फसलों में कीट भी लगते हैं, रोग भी लगते हैं, खरपतवार भी होते हैं। इनको अपन जब उन फसलों में पढ़ेंगे ना, तो उनमें क्या होता है, जैसे एक का पढ़ लिया तो फिर बाद में भूल जाते। आपने कितने भी बार पढ़ा होगा आज दिन तक, आपको कभी किसी रोग या किसी कीट का नियंत्रण पता चला कि कौन सी दवाई प्रयोग करेंगे। ज़्यादातर बच्चों को तो सच में ये भी नहीं पता
कीटनाशी कौन से होते हैं, खरपतवारनाशी कौन से होते हैं, कवकनाशी कौन से होते हैं, कृंतकनाशी कौन से, मतलब इनके नाम भी नहीं बता पाएंगे। और तुम बताओ, अगर कोई बता सकता है तो तुम खुद को पता सोचना, अगर तुम्हें आता है, नहीं आता ना तो इनके नियंत्रण भी हम पढ़ेंगे। और कौन सी फसलों के प्रमुख, देखो प्रमुख का मतलब होता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रमुख कीट पढ़ाऊँ तो वो उस फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा और मेनली उनका टारगेट उन्हीं पे रहता है। तो जो प्रमुख कीट हैं और जो सारे कीट हैं उनका नियंत्रण पढ़ेंगे। कीट अपन प्रमुख पढ़ेंगे लेकिन उनका नियंत्रण जितने भी कीट हैं उनका सबका पढ़ेंगे। तो आगे इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सभी फसलों के कीट। तो देखो अलग अलग फसलों में अलग अलग पढ़ोगे ना, जैसे आप दीमक पढ़ोगे, दीमक कई फसलों में लगता है, आप एफिड पढ़ोगे, एफिड कई फसलों में पड़ता है, तो आप हर फसल में उनको पढ़ते रहते हो और आपको यही नहीं पता चलता कि एफिड किस में था और दीमक किस में था। इसीलिए अपन इनको एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ इनको कंपेयर करके जब आप पढ़ोगे ना तभी ये फसलें याद होगी। आपने 1000 बार कोशिश की होगी और कई बार रिवीजन भी किया होगा पर नहीं आती, नहीं रट सकते आप इनको। तो जब तक आप इनको कंपेयर नहीं करोगे तो आगे अपन कीट, सभी फसलों का एक साथ कीट पढ़ेंगे। कीट, देखो कीट, सबसे पहले अपन खाद्यान्न में जाते हैं। तो जैसे गेहूं और जौ, गेहूं और जौ का सबसे मुख्य या प्रमुख कीट है वो है कौन सा है, दीमक। गेहूं और जौ में दीमक सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में अपन बात करें धान की, धान में गंधीबग, धान में कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है, गंधीबग कीट धान में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। धान हो गया, फिर आता है मक्का और ज्वार, मक्का और ज्वार, ज्वार में छेदक होता है, तना छेदक कीट, तना छेदक कीट, तना छेदक कीट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में मैं बात करूँ बाजरा, बहुत मोस्ट कर लेना, आया हुआ क्वेश्चन है इसका बाजरा का, मोस्ट कर लेना इसको। बाजरा और मूंगफली, बाजरा और मूंगफली में कौन सा कीट नुकसान पहुंचाता है, वो है सफ़ेद लट, वाइट ग्रब, सफ़ेद लट बाजरा और मूंगफली में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में बाकी बात करूँ दलहन, जितने भी दलहन है, दलहन को सबसे ज़्यादा प्रमुख कीट है कातरा, दलहन का प्रमुख कीट कौन सा है, कातरा है। उसके बाद में बात करूँ सरसों, देखो सरसों कुल है, जैसे सरसों कुल में, कुर्सीफिरी कुल में जो आती है उनको तो पूछाती है आरा मक्खी। और केवल सरसों की बात आ जाए ना तो सरसों को पहुंचाता है एफिड, जिसे मोइला वगैरह आप बोलते हो, एफिड। और इसी ये एफिड सभी मसालों में भी कौन सा पहुंचाता है, एफिड। मसालों को भी नुकसान कौन सा पहुंचाता है, एफिड ही सभी मसालों को भी नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद में बात करें अपन गन्ना, गन्ना का प्रमुख कीट कौन सा है, वो है पायरिला, गन्ना का प्रमुख कीट कौन सा है, वह है पायरिला। उसके बाद में बचा कपास, कपास में को बहुत मोस्ट कर लेना, इसका भी बहुत बार क्वेश्चन होता है। इसे गुलाबी सुंडी, जिसे बोलवर्म, पिंक बोलवर्म बोलते हैं, गुलाबी सुंडी, गुलाबी सुंडी कपास में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला गुलाबी सुंडी है। उसके बाद में प्याज, प्याज और मिर्ची, प्याज और मिर्ची में नुकसान पहुंचाता है थ्रिप्स, थ्रिप्स प्याज और मिर्ची में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वह है थ्रिप्स। तो ये सभी लगभग प्रमुख जो फसलें हैं अपनी, उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं। एक जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन का है वह है गर्डल बिट्टल, गर्डल बिट्टल, सोयाबीन में नुकसान पहुंचाता है गर्डल बिट्टल। तो इनका ये प्रमुख कीट है। अब इनका नियंत्रण पूछ ले आपको कि एफिड का नियंत्रण कैसे करोगे, वो करोगे। देखो मैं हमेशा आपको एक बात बताऊं, इनकी जो मात्रा होती है ना भाई, किसी भी अपन इनको मारने के लिए कीटनाशी प्रयोग करोगे तो कीटनाशी की मात्रा करती है उसके डैमेज पे डिपेंड, भाई कितने कीट है तो कितनी मात्रा डालोगे आप, उस पर डिपेंड करती है। तो मात्रा कभी नहीं पूछा और शायद पूछेंगे भी नहीं तुम्हारे सुपरवाइजर में, तो मात्रा पे कभी ध्यान मत देना कि कौन से कीटनाशक कितना प्रयोग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपकी फसल में कितने कीट हैं, उनकी संख्या कितनी है, कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके हिसाब से हम मात्रा डालते हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि दवाई आप नियंत्रण कैसे करोगे। और आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कल को आप सुपरवाइजर बन ही जाओगे। जब बन जाओगे खेतों में जाओगे तो किसान आपको पूछ ही लेंगे कि साहब इस कीट का नियंत्रण बताओ, तो आप कैसे बताओगे फिर,
बताना है। किसानों का भला तभी होगा जब आप अच्छे से इनको पता होगा कि कौन सा कीटनाशक, आपको अभी तक तो यही नहीं पता कीटनाशी क्या है, कवकनाशी कौन सा है। चलो बताओ, 5 कीटनाशी और कवकनाशियों के नाम लिखो, अभी लिखो, और लिखो तो फिर कमेंट करना कि कौन कौन लिख दिया और कौन कौन नहीं लिख पाया। 5 कवकनाशी, 5 कीटनाशी और 5 आप क्या, हाँ, खरपतवारनाशी, इन तीनों के नाम लिखना। अब इनका नियंत्रण, अब इन कीटों की जितनी भी जो सारी फसलें हैं उनका सबका नियंत्रण किससे करेंगे अपन, वो देखते हैं। देखो कीटनाशी क्या है, इनको नियंत्रण करने के लिए देखो क्या प्रयोग करोगे आप, कीटों को मारोगे तो उसको क्या बोलेंगे, जो दवाई दोगे उसको बोलते हैं कीटनाशी। क्या बोलते हैं, कीटनाशी। कीटनाशी क्या होते हैं, एक ऐसे रसायन होते हैं जो कीटों को मारने में सहायक होते हैं या मारते हैं, तो कीटनाशी कहलाते हैं। तो कौन कौन से कीट को मारने के लिए कौन कौन सी कीटनाशी, कौन सी दवाई आप प्रयोग करोगे, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्लोरोपाइरीफॉस। क्लोरोपाइरीफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस किसके लिए, दीमक के लिए। क्लोरोपाइरीफॉस किसके लिए प्रयोग करोगे, जिनमें दीमक लगता है, जिन फसलों में, उनको मारने के लिए या उसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस प्रयोग करते हैं। उसके बाद में मेलाथियान। मेलाथियान जितने भी रस चूसने वाले कीट है, जैसे कि जेसिड हो गया, एफिड हो गया, एफिड हो गया, जेसिड हो गया, एफिड हो गया, और जितना मोस्टली सब्जियों में, तो उनमें कौन सा प्रयोग करोगे, कौन सा कीटनाशी प्रयोग करते हैं अपन, मेलाथियान प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है इमिडाक्लोरोपिड। इमिडाक्लोरोपिड ये थ्रिप्स में, किसका नियंत्रण करोगे, इससे थ्रिप्स का नियंत्रण करोगे। थ्रिप्स किस किस में होता है, अभी बताया मैंने कि थ्रिप्स होता है मिर्ची और प्याज में होता है थ्रिप्स। उसके बाद में बात करें अपन मिथाइल पेराथियान। मिथाइल पेराथियान ध्यान रखना, कातरा, और ये कातरा सभी दलहन में नुकसान पहुंचाता है, तो कातरा को मारने के लिए सबसे प्रभावी रसायन कौन सा है, मिथाइल पेराथियान। देखो तुम्हें ये बात बताऊं मैं कि वैसे तो ये सभी जहर है और सभी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट डालते ही हैं। आप किसी भी डालोगे, कोई भी दवाई डालोगे, जैसे कि आप क्लोरोपाइरीफॉस अगर कातरा के ऊपर भी प्रयोग करोगे तो कुछ मात्रा में मरेगा, दवाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है वो बता रहा हूँ। जो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा उसमें किसको मानेंगे, जैसे आपको सीधा प्रश्न आ जाए कातरा का प्रभावी नियंत्रण किससे होगा, तो वो मिथाइल पेराथियान से होगा। आप मिथाइल पेराथियान ही डालोगे उसमें। तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बुकों में 3-4 दवाइयाँ होती है, तो ठीक है, लेकिन सबसे प्रभावी कौन सी है अपन वो पढ़ेंगे। सबसे प्रभावी दवाई कौन सी है, मिथाइल पेराथियान है। उसके बाद में कार्बोफ्यूरान। कार्बोफ्यूरान इसे कार्बेरिल भी बोलते हैं, कार्बेरिल। कार्बोफ्यूरान सबसे ज़्यादा, देखो ये जितने भी बड़े कीट है ना, बड़े जिनकी साइज बड़ी होती है, उन कीटों में कार्बोफ्यूरान प्रयोग करते हैं। जैसे कि जितने भी छेदक है, जितने भी भेदक है, जितने फुदका है, इनका सबका नियंत्रण आप कार्बोफ्यूरान से करोगे। और इसके अलावा आप सफ़ेद लटका भी कार्बोफ्यूरान से ही करोगे। सफ़ेद लटका भी नियंत्रण, वैसे डायरेक्ट अगर सफ़ेद लटका, सबसे प्रमुख तो आता है फोरेट। फोरेट अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या डालोगे, सफ़ेद लट। देखो अब सफ़ेद लटका और किससे करोगे आप, फोरेट से। तो जब सफ़ेद फोरेट, पहला मेन प्रभावी तो फोरेट है, लेकिन फोरेट अगर आपके पास नहीं हो तो आप क्या डालोगे उसमें, कार्बोफ्यूरान डालोगे। ध्यान रखना, कार्बोफ्यूरान सूत्रकृमि के द्वारा जो रोग होते हैं ना, सूत्रकृमि को मारने के लिए भी कार्बोफ्यूरान का प्रयोग करते हैं। जो मैं जब रोग पढ़ाऊंगा तब आपको दोबारा भी बताऊंगा इसके बाद में। फोरेट, कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पेराथियान, तो ये सारे के सारे कीटनाशी है जिनका अपन प्रयोग करते हैं। यही कीट है जिनका नियंत्रण आप इससे कर सकते हो। तो ये याद रखना है, कीटनाशी कब कुछ के बायोलॉजिकल भी नियंत्रण होता है, जो उनके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। देखो मैं 3 चीज़ें पढ़ाऊंगा, एक कवकनाशी भी है इनमें और एक दो कीटनाशी भी है। तो जो जैविक नियंत्रण है उसमें किसका प्रयोग करेंगे, देखो 2 चीज़ है, एक तो ट्राइको ड्रमा होता है, एक होता है ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोड्रमा और ग्रामा, आपको बस ये ट्राइको तो सब में है, आपको ड्रमा और ग्रामा ये दोनों ही अलग अलग है। इनमें एक कवकनाशी है, इसमें एक कीटनाशी है। तो कीटनाशी इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा कवकों के नियंत्रण में सहायक है, कौन सा कीटों के नियंत्रण में सहायक है। तो ध्यान रखना, देखो ये ड्रामा है ना, ये ड्रामा कवकनाशी है। ड्रामा क्या है, कवकनाशी है। और ग्रामा क्या है, ग्रामा है कीटनाशी। ये क्या होता है, अंड परजीवी होता है,
अंड परजीवी होता है जो कीटों के अंडों में अपने अंडे देता है और उन्हें मार देता है। इसके कार्ड लगते हैं, 1 हेक्टेयर में 7 कार्ड लगते हैं। एक कार्ड में 16,000 से 20,000 अंडे पाए जाते हैं। तो ट्राइकोग्रामा एक कीटनाशी है और ट्राइकोडर्मा क्या है, एक कीट कवकनाशी है। इसके अलावा एक और कीटनाशी है जो होता है एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोवायरस। ये किसके नियंत्रण में काम आता है, ये चने की सुंडी के नियंत्रण में काम आता है। ध्यान रखना, तो चने की सुंडी के रोग नियंत्रण में किसका काम मिलेंगे, एनपीवी का। तो ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा और एनपीवी, इनको भी याद रखना ताकि आपको ये 2 तो क्या है, कीटनाशी है, एक कवकनाशी है। तो ये सारा कीट हो गए और कीटों का नियंत्रण हो गया। आगे पढ़ेंगे अपन, देखो रोग, सभी फसलों का अगर रोग अपन वैसे ही एक साथ ही कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि याद हो सके, और मेन रोगों की बात भी हम करेंगे कि कौन सी फसल के लिए कौन सा रोग मुख्य है। उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें याद हो रहा होगा और इसी तरीके से पढ़ोगे तो इनके बारे में पता भी चलेगा और आप नियंत्रण भी कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी हार्ड आपको क्वेश्चन दे, आपका गलत नहीं होगा। अब पढ़ेंगे रोग। वैसे आप काफ़ी जानते भी होंगे मुझे, क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे से पढ़े होंगे। तो मैं, अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगे ना और इस वीडियो में कुछ क्वालिटी आपको दिखे ना, तो बस इतना सा प्यार ज़रूर आपसे चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं क्योंकि पहली बार ऑनलाइन आया हूँ और तुम्हारा अगर जितना प्यार मिला ना, तो मैं पूरी की पूरी एग्रीकल्चर आपको ऑनलाइन लाऊंगा, जिससे आपका काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और पूरी एग्रीकल्चर जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और पशुपालन में सारी पढ़ाऊँगा। लेकिन अगर आपका प्यार मिलेगा तो, क्योंकि जितने व्यूज़ होंगे, जितने अच्छे कमेंट होंगे, और जो आपको कोई कमी लगे तो वो मुझे कमेंट में बताना, ताकि उसको अच्छे से और भी सुधार करेंगे। क्योंकि प्लेटफॉर्म है ना नया ऑनलाइन, तो अगर आप चाहोगे तो सारी एग्रीकल्चर आपको देंगे। और कोरोना काल में इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास है भी नहीं, तो आपको यूट्यूब पे और हमारी कोचिंग के ऐप पे आपको ये सब कुछ मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम ऑनलाइन आए तो हमारा हौसला बढ़ाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतनी सी हेल्प करना कि हमारा हौसला बढ़ाना, और हमारा हौसला तभी बढ़ेगा अगर हमारी वीडियो में क्वालिटी है ना, तो इसे सच में बहुत शेयर करना, ताकि हमारे व्यूज़ बढ़ें और सब्सक्राइबर भी बढ़े। तो इतनी सी हेल्प आप ज़रूर करना। देखो आगे अपन रोग पढ़ेंगे। मेरा नाम आप जानते होंगे, मेरा नाम है कन्हैयालाल कोठारी। कन्हैयालाल कोठारी, मेरी बुक भी चलती है, आपने अगर पढ़ी होगी तो। बाकी आगे अपन रोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रोग। देखो रोग, सबसे पहले तो अपन ये जानेंगे कि किस फसल के, देखो एक बार एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से फसलों को सर्वाधिक हानि किससे होती है। देखो बताओ, खरपतवारों से होती है, कीटों से होती है, रोगों से होती है, या किससे होती है, या सभी से होती है? सबसे ज़्यादा हानि, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा हानि खरपतवारों से होती है। खरपतवारों से सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो रोग और कीटों से भी हानि होती है, लेकिन ज़्यादातर हानि खरपतवारों से होती है। तो खरपतवार भी पढ़ेंगे, इनके बाद अपन खरपतवार भी पढ़ेंगे। कीट पढ़ लिया, रोग। देखो रोग सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि होते किससे हैं। देखो रोग किस किस से होते हैं मैं बताऊं आपको। रोग होते हैं कवकों से, रोग होते हैं जीवाणु से, रोग होते हैं विषाणु से, और माइकोप्लाज्मा से, जिसे एमएलओ बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा या सूत्रकृमि, और खनिजों की कमी से, खनिजों की कमी से, जैसे पोषक तत्व है उनकी कमी से। देखो कवकों से 80% रोग होते हैं। ध्यान रखना, जितने भी रोग होते हैं सबसे ज़्यादा रोग कवकों से होते हैं। और कवकों से रोग होने वालों का नियंत्रण किससे करोगे आप? कवकनाशी से। किससे करोगे? कवकनाशी से। तो सबसे पहले अपन रोग पढ़ेंगे और उनमें जिनका कवकनाशी से प्रयोग करेंगे वो सारे के सारे रोग किससे होंगे? कवकों से होते हैं। जीवाणुओं से जो भी रोग होना, जो भी रोग जीवाणु से होता है, जैसे जीवाणु हमारी, जितने भी जीवाणु से जो रोग होगा, इसका एक ही इलाज है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या यूज करोगे आप? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन
स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज करोगे, जो भी जीवाणु से, या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, आप जो भी जीवाणु द्वारा जो रोग होते हैं उनके नियंत्रण में आप ये काम करोगे। देखो विषाणु क्या होते हैं, विषाणु को हमेशा एक वेक्टर की आवश्यकता होती है। विषाणु, कोई भी वायरस यहाँ है तो यहाँ से वहाँ चल नहीं सकता। विषाणु जो भी वायरस के कभी पैर नहीं होते हैं और ना ही वो कोई किराए की गाड़ी लेके दूसरी जगह जाता है, लेकिन इनको कोई माध्यम होता है, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे कौन पहुंचाता, तो इनको कीट पहुंचाते हैं। विषाणुओं को कौन पहुंचाते हैं, कीट पहुंचाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। तो आप जब भी अगर विषाणुओं द्वारा जो रोग होंगे ना, तो आप विषाणु को न मार के किसको मारोगे, कीट को मारोगे। तो इसके विषाणुओं द्वारा जो भी रोग होते हैं उनमें कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे अपन, कीटनाशी का। जैसे आपको पता है कि ये उसमें प्याज में जो रोग होगा उसको थ्रिप्स पहुंचाएगा, सफ़ेद मक्खी, ये जो भी पहुंचाएंगे तो उनका नियंत्रण आप कीटनाशी से करोगे। सूत्रकृमि से जो रोग होते हैं ना, सूत्रकृमि में ध्यान रखना, मैंने एक बताई दवाई, तो कौन सी डालोगे, कार्बोफ्यूरान। कार्बोफ्यूरान डालोगे आप 20 से 25 केजी, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या डालोगे आप, कार्बोफ्यूरान डालोगे। और कार्बोफ्यूरान के बाद में आप इसमें 3 से 4 साल तक का फसल चक्र बहुत ज़रूरी है, 3 से 4 साल तक का फसल चक्र। इसके बाद में आप प्रयोग करोगे रोगरोधी किस्में, रोगरोधी किस्में। इस प्रकार आप सूत्रकृमि द्वारा होने वाले रोगों का नियंत्रण कर सकते हो। और खनिजों से जो रोग होते हैं, जैसे कि खनिजों से कैसे, पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं ज़्यादातर, और मुख्य पोषक तत्व भी होते हैं जो, जैसे आपको बोले धान में क्या रोग किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। तो आप जिंक सल्फेट दोगे, उसमें क्या दोगे, जिंक सल्फेट। फलों का फटना किससे होता है, बोरेन से, तो उसमें बोरेक्स दोगे। तो ये खनिजों में जिसकी कमी है वो खनिज दोगे, जो रोग हो गया तो उसमें ये खनिज दोगे तो ये वो रोग नहीं होगा। अब देखो, आपने खनिजों द्वारा होगा तो खनिज देके उनका नियंत्रण कर दोगे, इनके द्वारा होगा तो आप ये डाल के उनको नियंत्रण कर दोगे। विषाणु द्वारा कीटनाशी डाल दोगे, जीवाणु द्वारा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन डाल दोगे। लेकिन जो कवकों द्वारा होते हैं उनके लिए क्या डालोगे आप, कवकनाशी। तो अब हम पढ़ेंगे कवकनाशी के बारे में। कवकनाशी, तो आपको कवकनाशी जब पता चलेगा तब पहले तो ये पढ़ लो कि भाई रोग कौन कौन से कहाँ कहाँ होते हैं। मैं थोड़ा सा रोगों के बारे में भी आपको बता दूं, प्रमुख रोगों के बारे में। वैसे तो रोग तो बहुत होते हैं, लेकिन अपन ध्यान उन्हीं पे देंगे जो मुख्य रोग है, जो ज़्यादा डैमेज करते हैं फसलों को। जैसे गेहूँ की मैं बात करूँ, गेहूं की अगर मैं बात करूं तो गेहूं में कौन सा रोग होता है, गेहूं में रोग होता है एक तो रोली रोग होता है, और एक कौन सा होता है, कंडवा रोग होता है। कौन सा होता है, रोली रोग होता है और कंडवा रोग होता है। जैसे गेहूं में होता है रोली रोग, गेहूं में रोली रोग होता है। रोली के बाद में एक और इसमें होता है जिसे आप लूज स्मस्ट कहते हो, जिसे अनावर्त कंडवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनावर्त कंडवा, अनावर्त कंडवा बोलते हैं। और जो की बात करोगे तो जो में आवर्त कंडवा, कौन सा होगा, आवर्त कंडवा। ध्यान रखना, इन दोनों में फर्क है। इसमें अनावर्त कंडवा होगा, इसमें लूज स्मस्ट होगा, और इसमें कवर्ड स्मस्ट होगा। और जब ज्वार की बात आए ना तो सीधा कंडवा आएगा उसमें, कंडवा। देखो, गेहूं में रोली और अनावर्त कंडवा, जौ में आवर्त कंडवा, और ज्वार में कौन सा हो जाएगा, कंडवा हो जाएगा। ज्वार में कौन सा हो जाएगा, कंडवा रोग हो जाएगा। ये इनकी बात हो गई। इसके बाद में जैसे बाजरे की बात करें अपन, बाजरे में एक तो ग्रीन एयर डिजीज़ होती है, हरित बाली होती है, जिसे डाउनी मिल्डी बोलते हैं, हरित बाली रोग। और दूसरा कौन सा होता है, अर्गट रोग। कौन सा होता है, अर्गट रोग। हरित बाली रोग और अर्गट रोग इनमें होता है। मूंगफली की बात करूं, मूंगफली में कौन सा होता है, पत्ती धब्बा, जिसे आप टिक्का बोलते हो। क्या बोलते हो, टिक्का या पत्ती धब्बा रोग होता है। तिल की बात करोगे आप, तिल में कौन सा होता है, फाइलोडी होता है। कौन सा होता है, फाइलोडी रोग होता है। तिल में कौन सा होता है, फाइलोडी रोग होता है। धान की बात करें, धान में भूरी पत्ती धब्बा, भूरी पत्ती धब्बा, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, जो आपको पता है 1943 में बंगाल फेमाइन आया था। किसकी वजह से आया था, भूरी पत्ती धब्बा रोग की वजह से आया था धान का। तो ये सबसे प्रमुख रोग है। इसी के साथ दो फेमाइन थे, एक तो बंगाल फेमाइन था और एक आयरिश फेमाइन था। आयरिश फेमाइन था, आयरिश जो 1845 में, आज से याद रखना, ये आलू में था। किस में था, आलू में था, पछेती अंगमारी रोग से, ये आलू में था। और ये जो बंगाल फेमाइन था वो धान में था। किससे याद रखो कि सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है भारत में, बंगाल में ही होता है। तो बंगाल में कौन सा होगा, धान के जो फेमाइन आया था वो बंगाल में आया था। और आलू का आज से याद रखना, ये कहाँ आया था,
आइरिस फेमाइन किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। तो और जितने भी बेर वो बच गए, जैसे कि मैं बताऊं आपको, बच गए दलहन। दलहनों में सबसे ज़्यादा रोग पता कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा रोग होता है जड़ गलन का। जड़ गलन, उनमें मुख्य रोग कौन सा होता है? जड़ गलन, जिससे ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये थे अपने रोग। जैसे एक दो और बच चुका है, जैसे गन्ना। गन्ना में कौन सा है? रेड रोट रोग। कौन सा? रेड रोट रोग। मसाले हैं, मसालों में छाछिया रोग होता है। कौन सा होता है? छाछिया रोग होता है। मक्का में डाउनी मिल्ड्यू होता है। मक्का में कौन सा होता है? डाउनी मिल्ड्यू होता है। ये इस हरित बाली को पाउडरी मिल्ड्यू भी बोलते हैं, डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं इसको। तो ये सारे के सारे क्या है? ये रोग हो गए। अब इनका नियंत्रण कैसे करोगे? देखो, जीवाणु द्वारा कर लिया आपने, अब आप कवकनाशी के द्वारा, कवकनाशियों के द्वारा, जो कवकनाशी वाले बच्चे, सूत्रकृमि का कर दिया, वायरस का कीटनाशी से कर दिया, जीवाणु का उससे स्ट्रेप्टोमाइसिन से कर दिया। अब आप पढ़ोगे कवकनाशी। तो कवकनाशियों को दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक तो अपन बीजोपचार कर लेते हैं इनका, और बीजोपचार नहीं करते हैं तो अपन खेत में इनका स्प्रे कर देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जिनका बीजोपचार करते हैं, क्योंकि ये कवक बीजों पे होते हैं और जैसे आप बोओगे तो उस प्लांट में ये रोग हो जाएगा। तो इससे इनका नियंत्रण आप बीजों से करोगे। जैसे कि लूज स्मट है, ये स्मट जो रोग होता है ये बीज द्वारा फैलता है, तो पहले बीजों का ट्रीटमेंट करोगे तभी उसका नियंत्रण होगा। तो देखो, बीजोपचार में देखो, सरेसान, कवकनाशी थाइरम केप्टान, थाइरम केप्टान, कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम। देखो, इनका तो बीजोपचार करते, क्या करते हैं? बीजोपचार करते हैं, बीजोपचार। और इनकी मात्रा लेते हैं 2 से 5 ग्राम, ध्यान रखना, 2 से 4 से 5 ग्राम लेते हैं पर केजी सीड, पर केजी सीड के हिसाब से इनका बीजोपचार करते हैं। देखो, ये तो कार्बेंडाजिम है, ये दलहन में काम में लेंगे, दलहन में। और दलहन में कौन सा रोग हो रहा था? जड़ गलन का हो रहा था। कौन सा हो रहा था? तो दलहन में जड़ गलन के लिए क्या प्रयोग लेंगे अपन? कार्बेंडाजिम लेंगे। उसके बाद में आता है बाविस्टीन, बाविस्टीन, बाविस्टीन। बाविस्टीन में वी से याद रखना, विल्ट में काम में लेते हैं। जैसे विल्ट को आप हिंदी में उपटा बोलते होंगे, विल्ट में काम में लेते हैं। उसके बाद में विटाविक्स, बहुत मोस्ट है, विटाविक्स, विटाविक्स बहुत मोस्ट है, याद कर लेना। ये किस में काम आता है? कंडवा में। कंडवा रोग है, उसका नियंत्रण किससे करोगे? आप विटाविक्स से करोगे। किससे करोगे? विटाविक्स से आप उसका नियंत्रण करोगे। फिर आता है सल्फर चूर्ण, सल्फर चूर्ण। सल्फर चूर्ण का किस रोग के नियंत्रण में काम में लोगे? सल्फर चूर्ण ये रोली रोग के काम में आता है। किसके रूप में आता है? रोली रोग का नियंत्रण सल्फर चूर्ण से करोगे। उसके बाद में देखो, एक तो केराथेन और एक होता है डाइथेन M45, डाइथेन M45। केराथेन पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए ध्यान रखना, पाउडरी मिल्ड्यू को छाछिया भी बोलते हैं, छाछिया। पाउडर मिल्ड्यू और छाछिया के नियंत्रण के लिए केराथेन लेंगे। इसकी मात्रा जरूर याद रखना, 0.1%। कितना लेंगे? 0.1%। एक बार क्वेश्चन आया था, पाउडर मिल्ड्यू केराथेन से प्रयोग करते हैं और इसका कितनी मात्रा लेते हैं? 0.1%। ये अगर पाउडर मिल्ड्यू में तो डाइथेन M45 डाउनी मिल्ड्यू में है, डाउनी मिल्ड्यू में है। तो डाउनी मिल्ड्यू में डाइथेन M45 और केराथेन पाउडरी मिल्ड्यू में लेते हैं। उसके बाद में डाइथेन Z78 भी, डाइथेन Z78 ये लेते हैं। एक तो अर्गट में, अर्गट किस में होता है? बाजरे में। और दूसरा है कंडवा रोग में, कंडवा में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्गट और कंडवा में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में एक बच गया जो मुख्य है, मोस्ट है, मैंकोजेब। मैंकोजेब है, मैंकोजेब का किस में प्रयोग करोगे आप? मैंकोजेब का प्रयोग करोगे आप पत्ती धब्बा रोग में, पत्ती धब्बा, लीफ स्पॉट है। इसको ध्यान रखना, पत्ती धब्बा को मूंगफली में टिक्का बोलते हैं। तो केवल टिक्का के लिए नहीं, जितने भी पत्ती धब्बा उनके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? मैंकोजेब का प्रयोग करोगे। तो इस प्रकार आप सारे रोगों का नियंत्रण कर सकते हो जो अपने फसलों में लगते हैं। और कीटों का, अब कभी कभार क्या होता है, रोग कीटों के अलावा कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो कुतर कर नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि गिलेरी है और सबसे ज़्यादा चूहा।
चूहा है वो कुत्तर के नुकसान पहुंचाता है, तो उनको मारने के लिए, उनके नियंत्रण के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? जो तो कुत्तर का नुकसान पहुंचाते हैं उनमें कृंतकनाशी का प्रयोग करते हैं, जिसे अपन रोडेंटिसाइड बोलते हैं। कृंतकनाशी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कृंतकनाशी का प्रयोग करते हैं। कृंतकनाशी जिसे रोडेंटिसाइड बोलते हैं। रोडेंटिसाइड, कृंतकनाशी। देखो कृंतकनाशी का प्रश्न इससे नहीं आता, प्रश्न उसका ये पूछेगा भाई कौन सा रोडेंटिसाइड आप खेत में प्रयोग करोगे, और क्योंकि चूहे स्टोरेज में भी नुकसान पहुंचाते हैं ना, और कौन से का आप स्टोरेज में प्रयोग करोगे। तो एक तो मैं खेत जहाँ खड़ी फसल है, और एक जहाँ भंडारण, जहाँ अपने भंडार कर रखा है, भंडारण कर रखा है, वहाँ क्या क्या प्रयोग करोगे। तो ध्यान रखना, जिंक, जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड खेत में प्रयोग करते हैं, और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फास्फाइड अपन भंडारण में यूज करते हैं। अगर एल्यूमिनियम फास्फाइड नहीं है तो आप करोगे मिथाइल ब्रोमाइड। एक चीज याद रखना, मिथाइल ब्रोमाइड कृंतकनाशी है, जबकि मिथाइल पैराथियान कीटनाशी था। मिथाइल ब्रोमाइड, और आजकल सेल्फोस की गोलियां भी आती है, तो सेल्फोस भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो भंडारण में तो ये तीनों प्रयोग करोगे, लेकिन खेत में क्या प्रयोग करोगे? जिंक फास्फाइड का प्रयोग करोगे चूहों को मारने के लिए। तो ये कृंतकनाशी। अब आते हैं, अब आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ी जिम्मेदार फैक्टर है, वो है खरपतवार। तो कौन सी फसल के लिए कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग करोगे, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अपन खाद्यान्न पे चलते हैं। खाद्यान्न फसलें, जैसे मैं बात करूं गेहूं और जौ, इनमें सबसे गेहूं का मुख्य, अगर आप इसमें दो प्रकार के खरपतवार होते हैं, तो चौड़ी पत्ती वाले और एक सकरी पत्ती वाले। चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले। सकरी पत्ती वालों में गेहूं सा आ जाता है, मुख्यतः क्या आ जाता है? गेहूं सा और जई आ जाता है। चौड़ी पत्ती वालों में 2,4-D काम मिलेंगे। सकरी पत्ती वाले में गेहूं सा के लिए आइसोप्रोटूरोन या मेट सल्फ्यूरोन भी प्रयोग करते हैं। तो ये अपन इसमें गेहूं और जौ में प्रयोग करते हैं। धान की बात करें अपन, धान में कौन सा सबसे मेन है? ब्यूटाक्लोर के बाद में प्रोपेनिल भी आप प्रयोग करते हैं, प्रोपेनिल। उसके बाद में बेंथियोकार्ब, ये धान में प्रयोग करते हैं। और ये ब्यूटाक्लोर आलू और प्याज में प्रयोग करते हैं। आलू और प्याज में भी कौन सा प्रयोग करते हैं? ब्यूटाक्लोर ही प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, धान, आलू और प्याज में कौन सा प्रयोग करते हैं? ब्यूटाक्लोर प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में जैसे कि कुछ स्पेशल फसलें हैं, जैसे कपास में यूरोन, मोनोयूरोन और डाईयूरोन। फिर गन्ना में आप सबसे पहले 2,4-D नहीं तो एट्राजीन, और एट्राजीन ना हो तब कौन सा प्रयोग करोगे? आप सीमाजीन प्रयोग करोगे। इसीलिए मक्का में सीमाजीन, याद रखना सीमाजीन। मक्का में इसमें भी मैं है, इसमें मैं सीमाजीन। और ज्वार और बाजरे में ज्वार और बाजरा में कौन सा प्रयोग करेंगे? एट्राजीन। कौन सा प्रयोग करेंगे? एट्राजीन ज्वार और बाजरा में अपन प्रयोग करेंगे। फिर आ जाते हैं जैसे मसाले, दलहन, तिलहन, सारे बाकी सभी कुछ है अलग, जैसे कि उनको अलग को निकाल देंगे। बाकी सभी में ज़्यादातर ध्यान रखना। इनके अलावा अगर आपको पूछे, जैसे मैं जो अलग है वो बता देता हूँ, बाकी सभी में फिर ये बेसालीन आएगा। जैसे कि अब सोयाबीन में एलाक्लोर, और एलाक्लोर ना हो तो इमेजाथाइपर। फिर मूंगफली में नाइट्रोफेन, कौन सा प्रयोग करेंगे अपन? नाइट्रोफेन, जिसका दूसरा नाम टोक E25 भी है। मूंगफली, सोयाबीन, और कौन सा बच गया? जैसे कि अब वो बरसीम में कौन सा होता है? कासनी। तो कासनी का निरंतर किससे करोगे? इसका किससे करोगे? डाइनोएसिफेट। पिछली बार कासनी में से क्वेश्चन आया था कि कासनी
कौन सा खरपतवार है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय, लेकिन इसे किताबों में अलग था तो लास्ट में डिलीट कर दिया। वैसे बहुवर्षीय द्विवर्षीय खरपतवार है लेकिन इसे डिलीट कर दिया गया था। कासनी, चिंकोरियम इंटाइवस इसका साइंटिफिक नेम है। डाइनो एसिफेट से करोगे। और वर्षी में कासनी होता है, रिजगा में क्या होता है, रिजगा में अमरबेल होता है। क्या होता है, अमरबेल। तो अमरबेल का नियंत्रण आप पैराक्वार्ट से करोगे। किससे करोगे, पैराक्वार्ट से करोगे। और धूप घास ग्लाइफोसेट नामक रसायन से आप धूप घास का भी नियंत्रण कर सकते हो। तो ये बाकी सभी, अब जो भी जितनी भी फसलें बची ना, उनमें आप सब में क्या प्रयोग करोगे, बेसालीन को फ्लूक्लोरिलीन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। बेसालीन को फ्लूक्लोरिलीन भी बोलते हैं। बेसालीन नहीं हो आपके पास तो पेंडामेथालीन प्रयोग करोगे, पेंडामेथालीन। ये ना हो तो आप क्या प्रयोग करोगे, पेंडामेथालीन इसमें प्रयोग करोगे। तो इस प्रकार आप खरपतवारों का नियंत्रण फसलों में सभी में कर सकते हो। आप इनको एक साथ पढ़ो ताकि आपको याद रहे और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। आगे देखो, ये रोग कीट सब हो गए। अब क्या बचता है फसलों में, जैसे कि अब बचती है बीज दर। सभी फसलों में बीज दर बच जाती है। तो बीज दर होती है, उपज होती है, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। बीज दर, देखो बीज दर सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं खाद्यान्न से। गेहूं और जौ में अगर सीधी बात करें भाई बीज दर कितनी चाहिए तो 100 kg प्रति हेक्टेयर। लेकिन वो कुछ भी चेंज कर दे, कुछ भी चेंज, जैसे लवणीय मृदा में, सारीय मृदा में से देर से बुआई, अगेती बुआई, थोड़ा सा चेंज कर दे, मतलब जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो सारे बीज अंकुरित नहीं होते, कुछ बीज अंकुरित नहीं होते, तो इसीलिए आप क्या डालोगे उसमें, बीज दर बढ़ा दोगे। अगर कुछ भी इसमें चेंज करता है, लवणीय, सारीय, अगेती, फचेती, तो कितना कर दोगे, 120 से 125 kg प्रति हेक्टेयर। कितना कर दोगे, 120 से 125 kg। और डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो कितना आएगा, 100 kg। फिर आते धान की अगर सीधी डायरेक्ट बुआई करोगे तो 100 kg, लेकिन अलग अलग विधियों में अलग अलग, जैसे फिर डेपोक की पूछ ले आप तो डेपोक में 75 से 90 किलो प्रति हेक्टेयर। फिर शंकर की पूछ ले आपको, भाई शंकर धान में कितनी चाहिए तो 15 किलो, कितनी चाहिए, 15 किलो प्रति हेक्टेयर धान में चाहिए। फिर मक्का और मेथी, ध्यान रखना, मोस्ट बहुत बार आया हुआ, मक्का और मेथी, इनमें 25 से 30 किलो, 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर चाहिए। फिर बात करें अपन, देखो तिल, बाजरा और सरसों। तिल में 2.5 से 3 kg, इसमें 4 kg और इसमें 5 से 6 kg। ध्यान रखना, तिल 2 प्रकार का होता है, एक तो शाखा वाला और एक बिना शाखा वाला। देखो जिसके शाखा होगी वो ज़्यादा फैलेगा तो उसको क्या स्थान ज़्यादा चाहिए तो बीज दर कम हो जाएगी। तो बिना शाखा वाले में तो 3 किलो चाहिए और शाखा युक्त में कितना चाहिए, 2.5 किलो चाहिए। सरसों में 5 से 6 किलो और बाजरे में 4 किलो। और बाजरे की नर्सरी तैयार करें तो इसकी आधी हो जाएगी 2 किलो। बाजरे की अगर नर्सरी तैयार करके फिर आप अगर इसे लगाते हो तो इसकी बीज दर 2 किलो हो जाएगी। वैसे बाजरे की 4 किलो होती है। उसके बाद में अपन बात करें तो खाद्यान्न फसलें हो गई। फिर आती है जैसे कि मैं मूंग, सूरजमुखी और प्याज। मूंग, सूरजमुखी और प्याज की होती है 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर। फिर होती है ज्वार, बहुत मोस्ट कर लेना, बहुत बार आई हुई। ज्वार की होती है 9 से 12 किलो। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो 12 से 15 किलो होगा। मेनली कौन सी होगी, 9 से 12 किलो। फिर इनके बाद में मसाले आते हैं। मसालों में देखो मेथी तो आ गई, उसके बाद में कौन सा बता, जीरा, सौंफ, जीरा और धनिया। सौंफ में ये हो जाएगी 8 से 10 किलो, इसमें हो जाएगी 12 से 15 किलो और इसमें हो जाएगी 15 से 20 किलो। और मेथी की ये आई गई। मसाले हो गए। मसालों के बाद में जैसे कि अपन बात करें तो क्या बच जाता है, मूंगफली, सोयाबीन। मूंगफली, तो मूंगफली 2 प्रकार की होती है, एक तो झुमका और एक फैलने वाली। देखिए फैलेगी उसको बीज दर कम चाहिए, झुमका वाले को ज़्यादा चाहिए, तो इसको चाहिए 80 से 100 किलो और इसको चाहिए 60 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर। और सोयाबीन की बीज दर होती है 70 से 80 किलो,
70 से 80 किलो होती है। फिर बात करें अपन तो कपास की और गन्ना और आलू। तो कपास 3-4 प्रकार का होता है। एक तो देसी, एक अमेरिकन, देसी कपास, अमेरिकन कपास और संकर हाइब्रिड और बीटी। सब में अलग। देसी से याद करना 10 से 15, 15 से 20, फिर इसमें 2.5 और इसमें 1.5 kg प्रति हेक्टेयर, क्योंकि इनकी स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं इसलिए बीज दर कम हो जाती है। फिर बात करते हैं अपन गन्ना की। तो गन्ना में टुकड़े काम में लेते हैं। तो टुकड़े मतलब एक टुकड़े में 3 आँख होनी चाहिए। एक टुकड़े में 3 आँख होनी चाहिए। तो 3 आँख वाले गन्ने 40 से 45 हज़ार टुकड़े। 3 आँख वाले कौन से? 3 आँख वाले। और फिर आलू की बात करें, आलू की होती है 30 से 35 क्विंटल टुकड़े। लेकिन इसमें एक ट्री पोटैटो जब सीड लोगे तो 150 ग्राम ही होंगे। TCTPS बोलते हैं। ट्री पोटैटो सीड कितना लोगे? 150 ग्राम पर हेक्टेयर। तो इस प्रकार ये लगभग सभी फसलों की जो मुख्य फसलें हैं उनकी बीज दर है। तो आप इससे याद करना ताकि आपको लंबे समय तक ये बीज दर याद रहे। बीज दर के बाद में अगर अपन बात करें तो सभी फसलों में प्रोटीन आता है और तेल आता है। देखो बात करें, इनको उतार लेना वीडियो को रोक कर। अब फसलों में देखो बहुत सारी मुख्य क्रियाएं होती है। अलग अलग फसलों में अलग अलग क्रियाएं होती है जो अपन को करनी पड़ती है अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा उत्पादन लेने के लिए। तो अपन पढ़ेंगे अब फसलों की क्रियाएं, मुख्य क्रियाएं। फसलों में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है। तो प्रमुख क्रियाएं, फसलों की प्रमुख क्रियाएं क्या क्या होती है? फसलों में प्रमुख क्रियाएं जैसे कि सबसे पहले अपन बात करें तो धान की। धान में 3-4 क्रियाएं हैं जो करनी पड़ती है। एक होती है पार बोरलिंग, जिसे गर्म भाप से उपचार करते हैं, पार बोरलिंग जो धान में करते हैं। उसके बाद में पडलिंग, ये सोविंग के लिए मृदा को तैयार करते हैं पडलर द्वारा ले ही तैयार करते हैं, उसे पडलिंग बोलते हैं। तो पार बोरलिंग और पडलिंग धान में करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें डिबलिंग बोलते हैं, जो डिबलर होता है एक नली होती है। उस नली में बीज डाल के एक बीज को बोया जाता है, उसे डिबलिंग बोलते हैं। डिबलर द्वारा बीज बोना डिबलिंग कहलाता है। उसके बाद में अगर बात करें, काफ़ी फसलों में किसी में भी कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक फसल की बात नहीं है। डिबलिंग किसी में भी कर सकते हैं, मक्का किसी में भी कर सकते हैं। उसके बाद में चना में एक क्रिया की जाती है, वो की जाती है टोपिंग, जिसे आप निपिंग बोल सकते हो। इसमें निपिंग बोल सकते हो। निपिंग में क्या होता है, जैसे तना बढ़ता है उसकी अग्र कलिका को तोड़ देगो तो तना ऊपर ना बढ़ के ऐसे फैलेगा जाता, और जितना फैलेगा उतने ही ज़्यादा उसमें घेटियाँ बनेंगी और उतना ही ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन होगा। तो निपिंग क्रिया की जाती है 50 से 55 दिन बाद, बुआई के 50 से 55 दिन बाद की जाती है। इसमें क्या होता है, जब चना का प्लांट 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है तो उस टाइम अगर आप भेड़ों के झुंड को भी उसमें से गुजारोगे तो भेड़ें ऊपर से खा जाएगी उसका कर कलिकाओं को। ताकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी फसल में भेड़ों को झुंड को गुजारा जाता है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो चने में निपिंग जो 50 से 55 दिन बाद की जाती है। तो इसके बाद में आता है मक्का में देखो, मक्का मोनोसियस होता है तो इसमें 2 नर और मादा होते हैं, तो उनको बोलते हैं टेंसल और सिल्क। टेंसल को हटाना टेंसलिंग कहलाता है, और सिल्क को हटाना तो मादा होता है जिसे सिल्किंग कहते हैं। तो टेंसलिंग और सिल्किंग किस में की जाती है? मक्का में की जाती है। फिर आता है गन्ना में देखो प्रोपिंग की जाती है। क्या की जाती है? प्रोपिंग की जाती है। गन्ने में क्या की जाती है? प्रोपिंग की जाती है। उसके बाद में आता है तंबाकू। देखो तंबाकू में आता है TDPC। सबसे पहले आप क्या करोगे? टोपिंग करोगे। टोपिंग निपिंग सेम निपिंग ही होता है। टोपिंग करोगे, फिर डिसकरिंग करोगे, सकरिंग, ताकि आप पास हो शाखाओं को उठाओगे तो ज़्यादा बढ़ा सकते हो। फिर प्राइमिंग होती है, ये होती है प्राइमिंग। और लास्ट में होती है क्यूरिंग, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग तो कभी एक बार इनका वो पूछा था कि तंबाकू में जो क्रियाएं की उनका क्रम बताओ, तो सबसे पहले टोपिंग की जाती है, फिर डिसकरिंग की जाती है, फिर प्राइमिंग, फिर क्यूरिंग। तो ये एक इसका क्रम है, इससे याद रखना, TDPC से याद रखना कि तंबाकू में ये किया जाता है। उसके बाद में कुछ फसलें होती है, जैसे कि मैं बात करूँ मूँगफली में 2 होती है। एक तो पोपिंग होती है, पोपिंग
जिसमें क्या होता है, मूंगफली में दाना ही नहीं बनता, मूंगफली खाली रह जाती है, जो कैल्शियम की कमी से होता है। किसी के कैल्शियम की कमी से। एक होता है पेगिंग। पेगिंग गाइनोस्पोर्स होते हैं मूंगफली में, जो सुइयाँ होती है वो नीचे जाती है, जब जमीन में नीचे बनती है ना, उनको बोलते हैं पेगिंग क्रिया। तो पेगिंग बहुत मोस्ट है। पेगिंग किस में की जाती है, मूंगफली में की जाती है। फिर अगर बात आता है जूट की, जूट में रेटिंग की जाती है, इसमें रेशे को अलग करते हैं। क्या, रेशे को अलग करते हैं, उस क्रिया को रेटिंग कहते हैं। उसके बाद में कपास, देखो कपास में रेटिंग, अगर रेशे को अलग करना गिनिंग कहलाता है। गिनिंग, गिनिंग, कहीं जिनिंग भी लिखा होगा, लेकिन गिनिंग, कपास में गिनिंग की जाती है। कपास के दो रेशे होते हैं, एक तो लिंट होता है, एक फज होता है। एक तो लिंट और एक फज। ल से याद रखना, जो लंबा रेशा होता है ना उसे लिंट कहते हैं। ल से लंबा रेशा, और ये लंबा है तो ये कौन सा फज कौन सा हो जाएगा, छोटा रेशा। जब छोटे रेशा होता है उसको फज बोलते हैं, और लंबे, ल से याद रखना, लंबे रेशे को क्या बोलते हैं, लिंट बोलते हैं। तो ये कपास में लिंट और फज दो प्रकार के रेशे होते हैं, जिनिंग के अंतर्गत आता है। तो अब देखो लिंट और फज, ये लंबा रेशा मतलब रुई है, रुई को क्या बोलोगे आप, लिंट बोलते हैं। लंबा रेशा होता है, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा तो जो ये बाटा आता है ना, काकड़े आते हैं उनमें आता है ना छोटे छोटे, उनको फज बोलते हैं। ये बुआई के समय ध्यान रखना, फज कब हटाते हैं, रुई को अलग करोगे तब तो किसको हटाओगे, लिंट को। लेकिन जब सोविंग करोगे, बुआई करोगे, तो उस बीज से छोटे छोटे रेशे को उठाओगे, तो उसको बुआई के समय, फज को कब हटाते हैं, बुआई के समय। और किससे उठाओगे, H2SO4 या गोबर की खाद से इसको हटाओगे, गोबर से हटाओगे। फज कब उठाते हैं, बुआई के समय। और लिंट कब हटाते हैं, जब रेशे को अलग करते हैं तब। देखो इसमें दो होता है, एक तो कॉटन सीड होता है, कॉटन सीड, और एक होता है सीड कॉटन। तो कई बार पूछ लेता है कि लिंट कौन सा होता है। देखो सीड कॉटन, आप बताओ, आप सीधा बीज की बात करो तो आप क्या कहोगे कि देखो इनके बीच में आप का लगा दो, तो कॉटन का सीड और सीड का कॉटन। तो बताओ सही कौन सा होगा, जैसे कपास का बीज, हिंदी में करोगे कपास का बीज, या फिर बीज का कपास, शुद्ध कौन सा है ये। तो इसमें तो केवल बीज होगा, कपास का बीज क्या होगा, केवल बीज होगा। इसमें बीज और रेशा दोनों होगा, बीज और रेशा। तो ध्यान रखना, इस सीड कॉटन से ही अपन जिनिंग करते हैं और लिंट को अलग करते हैं। तो कॉटन सीड और सीड कॉटन का याद रखना। इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है। तो ये बहुत जो प्रमुख क्रियाएं हैं अपनी फसलों में अपन करते हैं। तो ये सभी फसलों की लगभग मुख्य क्रियाएं हैं, तो इनको आप याद करना। इसके बाद में अगर अपन फसलों की बात करें तो फसलों में कुछ चीज़ें और रह जाती है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो तेल होता है इनमें, और हानिकारक तत्व होते हैं, और प्रोटीन होती है। तो अपन तेल, प्रोटीन और हानिकारक तत्व और पढ़ते हैं। देखो कुछ फसलों में ही होता है हानिकारक, पहले हम पढ़ते हैं हानिकारक तत्व। देखो सबसे पहले गोसीपोल। गोसीपोल किस में होता है, गोसीपोल तत्व जो हानिकारक होता है वो किस में होता है, गोसीपोल होता है कपास में। किस में होता है, कपास। गोसीपोल किस में होता है, कपास में। फिर आपको HCN या हाइड्रोसायनिक अम्ल, ये किस में होता है, HCN किस में होता है, बहुत मोस्ट ज्वार में होता है। गोसीपोल कपास में होता है, HCN ज्वार में होता है। उसके बाद में अफ्लाटोक्सिन, अफ्लाटोक्सिन मूंगफली में होता है, मूंगफली में होता है, जो एक कवक की वजह से होता है, एस्परजिलस कवक की वजह से होता है। अफ्लाटोक्सिन खारी हो जाती है अगर ज़्यादा नमी पर इनको अपन भंडारित कर देते हैं ना, तो ये मूंगफली में होता है। अफ्लाटोक्सिन मूंगफली में होता है। उसके बाद इरूसिक अम्ल, इरूसिक अम्ल, ये इरूसिक अम्ल किस में होता है, ये सरसों में होता है। इरूसिक अम्ल किस में होता है, सरसों में होता है। और उसके बाद में अपन बात करें तो सोलेनिन, सोलेनिन, सोलेनिन आलू में होता है। किस में होता है, आलू में होता है। सोलेनिन किस में होता है, आलू में होता है। तो ये कुछ फसलें हैं जिनमें हानिकारक तत्व होते हैं, तो इनका याद रखना। गोसीपोल का, HCN का, अफ्लाटोक्सिन का, इरूसिक अम्ल का, सोलेनिन का, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। और इसके बाद में अपन बात करें तो आता है प्रोटीन, तेल वगैरह। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रोटीन। प्रोटीन, देखो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन मुख्यतः दालों में होती है, ज़्यादातर प्रोटीन दालों में ही होती है। तो दालें ज़्यादा मुख्य प्रोटीन का सोर्सेज दालें हैं। तो खाद्यान्नों में भी होती है। देखो खाद्यान्नों की बात करूँ तो सबसे कम होती है धान में, धान में 6 से 7% होती है, और सबसे ज़्यादा होती है गेहूँ में, गेहूँ में 11.8 तक होती है। बाकी जितनी भी बीच में बच गई ना, उनमें होती है 10.5 से ज़्यादा,
10.5 से ज़्यादा होती है, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा पूछे ना, उनमें ये, बाकी सभी में ये होगी। जितनी भी खाद्यान्न फसलें हैं बाकी सभी में ये होगी। और सबसे कम होती है धान में, इतनी होती है 6 से 7, और गेहूं में होती है सबसे ज़्यादा 11 से 11.8। तो ये प्रोटीन होती है खाद्यान्न फसलों में। फिर तिलहन की बात करें तो तिलहन में थोड़ी सी कम होती है मोट में लगभग 20.6 के समथिंग होती है। फिर आती है चने में 21% होती है। और फिर आती है उड़द में 25% होती है। कितनी होती है? 25% होती है। और बाकी जितनी भी बीच में बची ना, उनमें सब में 23% होती है, लगभग 23% के समथिंग होती है। तो ये याद रखना कि मोट में इतनी होती है, चने में 21 होती है, उड़द में 25, बाकी जो भी बच गई दलहन उनमें सब में इतना ही होगा। फिर सोयाबीन सबसे ज़्यादा, याद रखना, सोयाबीन बहुत मोस्ट सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में होती है, जो 42% होती है। कितनी परसेंट होती है? 42% होती है। उसके बाद में मूंगफली में 26% प्रोटीन कितनी होती है? 26% प्रोटीन होती है मूंगफली में। सोयाबीन में 42% होती है। इनका याद, खाद्य उड़द सबसे दलहन है, दलहन में एवरेज होता है, तो ये याद रखना। वैसे एवरेज 21 से 25 होता है, कभी एवरेज भी पूछे तो, और बाकी ये सबका अलग अलग पूछे तो ऐसे कर देना। इसके बाद में आता है तेल। फसलों में तेल देखो, सबसे पहले अपन सरसों की बात कर दें। सरसों में लगभग 35 और 35 से 37% होता है। उसके बाद में अगर मूंगफली की बात करें, मूंगफली में 45% होता है। उसके बाद में अपन बात करें सूरजमुखी में लगभग 48% होता है। फिर तिल में 50% होता है। और फिर आता है अपने नारियल में सबसे ज़्यादा होता है, 60% होता है। अगर आपको फिर पूछे अरंडी में आपको मैं बताऊं 38 से लेके 58% तक पाया जाता है। 38 से लेके 58% से पाया जाता है। ये तेल हो गया। तो इसके अलावा जो भी चीज़ें बची, जैसे किस्में बची, देखो किस्में की मैं अगर आपको बताऊं तो एक फसल की बहुत सारी किस्में होती हैं, आप कितनी की याद करोगे। लेकिन जो मुख्य किस्में हैं, जो अपने रीजन में ज़्यादा डोमिनेंट हैं, उनको मैंने उस टेबल में दिया है, जो आपको याद हो जाएगी। देखो किस्में अगर नहीं आएगी तो वो किसी को नहीं आएगी, और फेमस होगी तो वो वैसे ही सबको आएगी। और ज़्यादातर किस्में आती है हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में से, और फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी और ओलेरिकल्चर में, यानी हॉर्टिकल्चर में से ज़्यादा किस्में आती है। लेकिन एग्रोनॉमी में से भी कभी अगर किस्म पूछे तो ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको इसमें। किस्में वही याद करना जो फेमस हो, जिसमें कोई ना कोई क्वालिटी हो, जैसे कोई सूत्रकृमि रोगरोधी है, लवणीय सारी है, हाई प्रोडक्शन है, या उत्परिवर्तित किस्म है, या सबसे पहले निकाली गई किस्म है। ऐसी जो किस्में आती हैं ना, जो ज़्यादा डोमिनेंट होती है, जिसमें विशेष क्वालिटी होती है, उन्हीं किस्मों को आप याद करना। बाकी किस्मों पे ज़्यादा आप ध्यान मत देना। और जो भी नॉर्मल चीज़ें किसी फसल में स्पेसिफिक चीज़ें बची है ना, तो वो मैंने उन टेबल में दे दिया। ध्यान रखना, मैं यही कहूँगा, इस क्लास ये जो अलग थी, ये जो हार्ड थे, इन चीज़ों को मैंने बाहर निकाल के तुम्हें कोशिश की है कि तुम्हें याद हो जाएगी ये। और इनके अलावा जो भी बच गए ना, वो मेरे नोट्सों में है, तो आप सभी वो सर से कांटेक्ट करके वो नोट्स ज़रूर लेना। मैंने सर को दे दूंगा नोट्स, ताकि आप इनके बाद में नोट्सों को पढ़ोगे तो फसलों पे अच्छी कमांड तुम्हारी बन जाएगी। और बस यही कहूँगा कि जितना प्यार तुम्हारा मिलेगा, जितना सब्सक्राइबर आप बढ़ाओगे और जितना शेयर करोगे ना, तो मैं पूरा वीडियो लाऊंगा, पूरी एग्रीकल्चर लाऊंगा और सारी एग्रीकल्चर आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आपको सच में लगा कि कुछ है, तो इसे ज़रूर यही उम्मीद के साथ बनाए हैं कि आपका बहुत बड़ा प्यार मिले। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।